बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने लेमीज़ थ्योरम देखा था, जिसके साथ हमने एग्जांपल नंबर 1 भी देखी और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। लेमीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं। इफ़ अ पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, ईच फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। और यहाँ पे ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपको करने के लिए दी थी, आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है द थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम एंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड आर। प्रूव दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस आर। सोल्यूशन में फिगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, पी क्यू और आर। अगर हम P और R में एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, देन क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है दैट एंगल बिटवीन P एंड Q इज़ डबल ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड R। हमने P और R के दरमियान एंगल थीटा लेट किया, तो इट मीन्स P और Q के दरमियान एंगल 2 थीटा हो जाएगा। टोटल एंगल जो होता है एक सर्कल में, या वन रोटेशन इज़ इक्वल टू 2 पाई होती है। 2 पाई में से हम ये 2 थीटा और 1 थीटा निकाल देंगे, तो रिमेनिंग एंगल यहाँ पे बच जाएगा, जो कि बनेगा 2 पाई माइनस 3 थीटा। सोल्यूशन में देखें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पी एंड आर, देन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 2 थीटा। सिंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, so by Lami's theorem each force is proportional to the sine of the angle between the other two. So अब यहाँ पे देखें, इसको उसने ट्राइंगल की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, उसके बगैर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम P फोर्स कंसीडर करते हैं तो बाकी दो फोर्सेस जो हैं वो Q और R बचती हैं और उनके दरमियान एंगल 2 पाई माइनस 3 थीटा है। सो हम यहाँ पे P बाय साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 थीटा करेंगे। Q को देखें तो Q के साथ आपने एंगल लेना है P और R के दरमियान वाला, वो थीटा है, सो Q बाय साइन थीटा हो जाएगा, और इसी तरह R बाय साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 पाई माइनस 3 थीटा जो है, इसको हम माइनस साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ये साइन थीटा और ये साइन 2 थीटा। साइन 3 थीटा जो है ट्रिपल एंगल है, तो इसको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फार्मूला। ये भी साइन थीटा और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से भी कॉमन आने की वजह से कैंसिल होके बाकी -3 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 2 कॉस थीटा। सो अगर हम यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएं, सो दिस इज़ इक्वल टू क्यू एंड ऑल्सो दिस इज़ इक्वल टू क्यू हो जाएगा। पहली इक्वेशन से देखें तो P इज़ इक्वल टू दिस बन जाता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और दूसरी से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, वो इस फॉर्म में थी। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो इसको इन टर्म्स ऑफ साइन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, या आप साइन को कन्वर्ट कर लें कॉस में। सो उसके बाद हमें रिलेशन मिला ये वाला, इसको 2-3 स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया, तो यही रिलेशन था जो हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। The three forces act perpendicularly to the sides of a triangle at their middle points and are proportional to the length of the sides. Prove that they are in equilibrium. 3 फोर्सेस हैं, वो एक ट्राइंगल की साइड्स पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं। यानी अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो P फोर्स इस BC साइड पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, Q फोर्स जो है वो AC साइड पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, और AB साइड पे R फोर्स जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, एंड आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। सो अगर हम यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ द साइड्स, अगर हमारे पास ये वाली AB लेंथ जो है, ये इसको अगर हम C ले लें, तो दिस R फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द
लेंथ ऑफ द साइड ए बी जो कि हमने सी ली है, यानी आर इज़ प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। इसी तरह अगर बी सी की लेंथ हम ए ले लेते हैं तो पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द ए, एंड अगर यहाँ पे हम बी लेते हैं इसकी लेंथ, यानी ए से सी तक जो डिस्टेंस है उसको हम बी लें तो क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जैसे जैसे हम क्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बी बढ़ता जाएगा, या अगर बी बढ़ता है तो क्यू भी बढ़ता जाएगा। और किस रेशो से बढ़ेगा वो रेशो इनको डिवाइड करके हमें मिल जाती है। लेट द थ्री फोर्सेस बी पी क्यू एंड आर एंड द ट्राइंगल बी ए बी सी with ABC as length of the sides. We are given that the forces are proportional to the length of sides. So P by A is equal to Q by B is equal to R by C होगा. Now by law of sines कहता है that each side is, यानी length of each side is proportional to the sine of the angle between the other two. So हमने यहाँ से ये relation बना लिया और given है हमें that sides are proportional and the forces are proportional to the length of the sides. So force को हम लिख सकते हैं in the form of sides की length, but यहाँ पे ये देखिए पी क्यू आर फोर्सेज है, ये वही लेमिस थ्योरम आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, बट साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए, यानी अब यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या हम वैसे भी लिख सकते हैं। अब साइन ए को हमने खुद से वैसे ऐसे लिखा है, लेमिस थ्योरम खुद से बनाने के लिए उसका हम रिलेशन बनाएंगे और उसमें हम प्रूव करेंगे कि क्यू के साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। लेमिस थ्योरम कहता है इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। सो हम यहाँ पे ईच फोर्स को प्रोपोर्शनल बनाएंगे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू के और कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी थोड़ा सा हम उलट काम करेंगे, रिवर्स मोड में जाएंगे। सो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ साइंस से ये रिलेशन बनाया दैट ईच साइड इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, और फिर हमने ईच फोर्स से उसको रिप्लेस कर दिया। देन हमने यहाँ पे क्योंकि पी बाय साइन ए बनाने के बजाय हमने एंगल बिटवीन द अदर टू बनाना है। सो अगर हम पी के सामने देखें तो क्यू और आर के दरमियान वाला एंगल हमें बनाना है। सो अगर आप यहाँ से एंगल्स, चलें पहले एंगल्स देख लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल के एंगल जो हैं उनको कंसीडर करें, ए पे ए एंगल, बी पे बी और सी पे सी एंगल, देन अगर आप सिर्फ इतनी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये एंगल आपको 90 मिलेगा, क्योंकि हमने कहा नहीं बल्कि क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट ईच फोर्स इज, यहाँ पे each force acts perpendicularly to the sides of the triangle. So R जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और इसी तरह P परपेंडिकुलर है बी सी पे। सो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्रीज हो गया, ये हमारे पास बी एंगल है। सो टोटल एंगल हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी वन रोटेशन के अंदर एंगल होता है 360 में से 90 ये निकल गया, 90 ये निकल गया, बाकी 180 माइनस बी जो है यानी पाई माइनस बी, इतना एंगल बनेगा। और इसी तरह ये पाई माइनस ए हो जाएगा और ये वाला पाई माइनस सी हो जाएगा। सो हम अगर साइन ए है हमारे पास तो हम इसको साइन ऑफ पाई माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होने की वजह से साइन ही रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। सो हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि पाई माइनस ए तो क्यू और आर का एंगल है, क्यू और आर के दरमियान वाला एंगल है। सो पी जो है उसके नीचे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू आ गया, इसी तरह क्यू के नीचे आ गया और आर के नीचे आ गया। दैट इज ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। बाय लेमीज थ्योरम द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इफ फोर्सेस पी टाइम्स ए बी, क्यू टाइम्स सी बी, आर सी डी और एस ए डी, यहाँ पे ये जो पी क्यू आर एस है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है कोई भी चार कोना वाली शक्ल, आर इन इक्विलिब्रियम, शो दैट
पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो ए बी सी और डी लेट की। इस साइड को हमने कहा ए बी साइड पे फोर्स पी टाइम्स ए बी जो है वो एक्ट कर रही है, यानी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे ए बी होगा और पी जो है वो मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की। सो यहाँ पे पी ए बी, क्यू सी बी, आर सी डी और एस ए डी। अच्छा, कंसीडर द प्लेन क्वाड्रिलेटरल बी ए बी सी डी एंड द फोर्सेज आर शोन इन द फिगर। सो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें तो P टाइम्स ए बी, यानी P टाइम्स ए बी जो है इसमें अगर हम ऐड करें S टाइम्स ए डी तो लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है कि ये वाली रेशो यहाँ आ जाती है और ये वाली रेशो यहाँ पे आ जाती है। इनको हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए ई में कन्वर्ट करना है। अगर ए ई उनका रिजल्टेंट है तो लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है कि यानी ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ऐड करें यानी P प्लस S करें तो वो रिजल्ट उतने टाइम्स जो है ए ई करें तो वो रिजल्टेंट हो जाता है। सो इतने पोर्शन पे हमने अप्लाई किया। सो पी टाइम्स ए बी प्लस एस टाइम ए डी इज इक्वल टू पी प्लस एस टाइम ए ई हो जाता है। ये ए ई डी से ई तक जो है वो रेशो आपकी पी है और ई से बी तक आपकी रेशो एस है, ये ऑपोजिट होता है। वेयर ई इज़ द पॉइंट ऑन द ज्वाइन ऑफ बी डी सच दैट बी ई की रेशो जब ई डी से लेते हैं तो वो आपकी एस बाई पी या पी बाई एस, ये उलट भी आप कर सकते हैं। अगेन बाय लैम्डा थ्योरम म्यू थ्योरम जो है वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ से मिलती है। नाउ द फोर फोर्सेस हैव रिड्यूस टू टू फोर्सेस जो कि पी प्लस एस टाइम्स ए ई हैं और दूसरी है क्यू प्लस आर टाइम्स सी एफ। फॉर इक्विलिब्रियम दीज टू रिजल्टेंट फोर्सेस मस्ट बी इन ऑपोजिट एंड इक्वल which is possible only when E and F coincides, यानी E F coincides या दोनों वो बराबर हो जाए। मतलब ये फिगर में हमें नज़र आ रहा है अगर ये दो फोर्सेस वाला सिस्टम है और जो पार्टिकल है या आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो दो ही फोर्सेस हैं तो इन दोनों को फिर इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि आपका ये पॉइंट F जो है और E है ये सेम होने चाहिए। ये आपका एक पॉइंट होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी। सो E इज़ इक्वल टू F होना चाहिए। अगर हम ये ऊपर ये वाली दो इक्वेशंस के अंदर पुट करें तो वहाँ से हमें मिलता है S बाई पी इज़ इक्वल टू आर बाई क्यू। सो एस क्यू इज़ इक्वल टू पी आर विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने यहाँ पे प्रूव करना था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू टर्न अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स। अगेन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू टर्न अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स। किसी एक फोर्स में आपने काबिलियत या टेंडेंसी देखनी है कि वो कितना किसी एक पॉइंट के अबाउट उस बॉडी को मूव कर सकती है, दैट इज नोन एज moment of the force. Let F be the force applied at the point A of the body and the force tends to rotate the body about the point O. So हमने ये वाला पॉइंट जो O है इसको लेट कर लिया कि ये फोर्स जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी इसको सेंटर मानते हुए रोटेट करती है। बॉडी इस फोर्स जो है वो इस बॉडी को रोटेट करती है अबाउट द पॉइंट O। लेट ओ ए इज इक्वल टू आर। फिगर में देखें ये फोर्स आपकी एफ है और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो यहाँ तक आती है। लेट ओ ए इज इक्वल टू आर, यानी इस फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही है, फोर्स ए पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इसका उस जो ओरिजिन है उससे फासला जो है वो आर है, जिसको आर यूनिट नहीं आर वेक्टर से शो किया गया है। मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ इज़ गिवन एज, इसका फॉर्मूला आता है एम इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी ये वाला आर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एफ के साथ। क्लियरली एम इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओ एंड ए। नाउ इफ थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अच्छा, ये क्या सेंटेंस है? क्लियरली एम इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओ एंड ए। जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आपका आंसर जो है जो आता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स होती है। सो यहाँ पे हमारे वेक्टर्स क्योंकि आर और एफ हैं, ये वही वाली बात है जहाँ पे हम
वो थंब रूल भी यूज़ करते थे कि आपने डायरेक्शन लेने के लिए कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसमें आंसर क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन में होती है जहाँ पे वो दोनों वेक्टर्स जो होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया होता है उन पे परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स आर और एफ हैं। सो इसका आंसर जो वेक्टर एम हमें मिलेगा वो परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ होगा, यानी उस प्लेन जिसमें आर और एफ पड़े हुए हैं उन दोनों पे वो परपेंडिकुलर होगा। नाउ इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ देन एम इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम उसको खोल रहे हैं। सो आर मैग्नीट्यूड, एफ मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। बट फ्रॉम फिगर साइन थीटा कैसे निकलेगा? अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम तो वो डी बाई आर, अगर यहाँ पे थीटा है एंगल तो डेफिनेटली यहाँ अंदर भी थीटा है। सो इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगी। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सो सॉरी, आर हमारा जो है वो हाइपोटेन्यूज है और डी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस लाइन, जो ये वाली लाइन है, जो एफ को पीछे बढ़ाई गई लाइन थी उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो डी था, और आर जो है वो परपेंडिकुलर नहीं था। सो अगर हम साइन थीटा की बात करें, ये वाला थीटा होने की वजह से ये परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा। सो डी बाई आर आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से डी की वैल्यू आई आर साइन थीटा। सो हम आर साइन थीटा जो है उसको हम डी से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। सो ये यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एम इज़ इक्वल टू एफ डी आ जाएगा। नाउ इफ़ रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज देन एम ये होगा, और अगर आपकी रोटेशन जो है क्लॉकवाइज होगी तो वो माइनस एफ डी टाइम्स यूनिट वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मोमेंट है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपकी फोर्स वही रहे, वो फोर्स चाहे ए पे अप्लाई हो या ए डैश पे हो या ओ पे या किसी एक पॉइंट पे भी हो, अगर आपकी फोर्स वही है सो आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है वो कोई भी हो तो आपका मोमेंट जो है वो सेम आएगा। लेट एम बी द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट ए ऑफ द बॉडी, देन एम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ओ ए क्रॉस एफ हो जाएगा। यानी अगर आपकी फोर्स पॉइंट ए पे अप्लाई हो रही है तो ओ ए क्रॉस एफ हो जाएगा मोमेंट। Consider A dash with OA dash is equal to R dash be another point on the line of application of the force F. Then moment M dash about the point O of force F when applied at A dash is given by. अब ये देखें इस फिगर में अगेन, यहाँ पे अगर हम पॉइंट जो है वो A dash ले लेते हैं तो O A dash क्रॉस F हो जाएगा। इसका मोमेंट हमने M डैश कंसीडर कर लिया। यहाँ पे ये फासला क्योंकि हमारा R था और इसको हमने R डैश लेट किया है, सो ये R डैश क्रॉस F हो जाएगा। सो ये वाला आ गया। अब ओ ए डैश को अगेन आए पिछली फिगर पे, ओ ए डैश जो है उसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डैश। सो ओ ए प्लस ए डैश हो गया। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें अलग अलग। अब क्योंकि ए डैश और एफ जो है वो सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों फोर्सेस की। सो ये दोनों वेक्टर्स की यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान जो है ए डैश का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एफ़ के साथ तो इनके दरमियान एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा, और साइन ज़ीरो आपको ज़ीरो वैल्यू देता है। दैट्स वाई ये वाला फैक्टर वैनिश हो गया यहाँ पे। सो ये आर क्रॉस एफ बचा, और आर क्रॉस एफ तो एम था। हैंस मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है वेरिग्नन्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखें, द मूवमेंट about a point of the resultant of a system of concurrent forces is equal to the sum of the moments of the various forces about the same point. अगर एक सिस्टम पे ढेर सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट लेके किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाए, या सारी फोर्सेस का उस पॉइंट के अबाउट अलग अलग मोमेंट लेके ऐड किया जाए तो आंसर सेम आता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि आर क्रॉस आर, यानी ये मोमेंट है रिजल्टेंट का, और ये सारी फोर्सेस का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो है उन सब का सम है। सो ये सेम आ जाता है।
सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।